अमित शाह ने यूपी चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। काशी में पीएम मोदी को तूफानी प्रचार क्यों करना पड़ा, इस सवाल पर भी अमित शाह ने विरोधियों को जवाब दिया। अमित शाह ने अपने पूरे इंटरव्यू में हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। आपको सुनाते हैं। प्रचार खत्म हो चुका है, आप वापस जा रहे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान ऐसे बड़े सारे सवाल उठे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेके, नेशनल सिक्योरिटी को लेके। आज पाकिस्तान के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हिंदुस्तान में थे। उन्होंने कहा दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हाफिज सईद की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, और मुंबई टेरर अटैक्स को लेके उन्होंने कहा कि इट वॉज प्लॉटेड इन पाकिस्तान। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से भारत सरकार का यही स्टैंड रहा है, और अब पाकिस्तान के फॉर्मर रहने से कह रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। और मैं मानता हूं भारत सरकार की डिप्लोमेसी की एक प्रकार से विजय भी है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो दोनों बातें कही वो ठीक है। हाफिज सईद पर भी नकेल कसने की जरूरत है, और मुंबई टेरर अटैक में उसका षड्यंत्र पाकिस्तान की जमीन पर ही हुआ था। भारत सरकार ने ये बात को प्रमुखता से, जो भी सरकार रही, इसने उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसने उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसको बहुत ठोस तरीके से हमने इंटरनेशनल फोरम्स में उठाया। अगर हम बात इलेक्शन की करें, आपने रोज 2 या 4 रैलियां की है पिछले 2 महीने में। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार आपकी बनेगी, पूर्ण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी? देखिए, हम 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम हो, अवध हो, रुहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, काशी हो या गोरक्ष हो, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, और हमारे सामने या तो सपा है या बसपा है। हम हर सीट पर लड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा नंबर बहुत बड़ा होने जा रहा है, और कंफर्टेबल मार्जिन के साथ हम सरकार बनाएंगे। तो आपका मेन कंपेटिटर कौन था, सपा या फिर बसपा? मतलब कि अगर गठबंधन ना होता तो फिर क्या सपा मेन राइवल होता? देखिए, अब गठबंधन ना होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हो चुका है, तो इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। परंतु सपा ने जिस दिन गठबंधन करा, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। क्योंकि 5 साल काम करने के बाद जब आप जनता के सामने जाते, और बाद में जिनके साथ कभी आपका गठबंधन नहीं हुआ, जो आपकी पार्टी के वैचारिक विरोधी रहे, उस पार्टी के साथ 100 सीट, मतलब 25% सीट आप उसको देकर गठबंधन अगर करते, तो स्वाभाविक है आप में जीतने का विश्वास नहीं है। मैंने गठबंधन के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि पहले के 2-3 चरण में ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि आप फुल फोर्स के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, आपका मतलब बीजेपी। लेकिन जब गठबंधन बना तो ऐसे लगा जैसे कि 4th फेज, 5th और 6th, तब से आपने जैसे पुरजोर कोशिश की है कि हर जगह फुल ब्लास्ट 4 सिलेंडर वाले इंजन की तरह आप लोग कैंपेन कर रहे थे। देखिए, गठबंधन तो पहले और दूसरे चरण में भी बन चुका है, मगर एक हमारा रणनीतिक फैसला था। अवध से चुनाव को हम फुल फ्लेज आगे ले गए, मगर प्रथम और द्वितीय चरण में भी हम डट कर लड़े हैं, और प्रथम और द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी की 90 सीटें आएगी। आप मेरा आंकड़ा लिख कर रखिए। लेकिन सेकेंड हाफ, चुनाव के सेकेंड हाफ में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। मीडिया को ऐसा लगा होगा। मैं 135 में से 90 सीटें जीतेंगे ऐसा कह रहा हूं, उसका मतलब आपको समझना चाहिए कि हम प्रथम और द्वितीय चरण में भी इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मीडिया ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री को 3 दिन काशी में बिताने की क्या जरूरत थी? क्या ये एक डेस्परेशन था कि आप अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं आखिरी लेवल पे? देखिए स्मिता जी, ये जो बहस चल रही है, मैं बड़ी मर्यादा के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग बहस कर रहे हैं कि डेस्परेशन है, उनको या तो चुनावी राजनीति का अनुभव ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जितने भी रोड शो देखा होगा, उसको मालूम पड़ गया होगा डेस्परेट होने की कोई जरूरत नहीं। मगर एक सांसद अपने मत क्षेत्र के अंदर जब चुनाव हो रहा है तो मतदाताओं का संपर्क करेगा, इसको कैसे डेस्परेशन कह रहे हैं? उनकी
ड्यूटी है प्रधानमंत्री जी की सांसद देना है। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास किया है और काशी 40 सीटों का सेंटर है और उनका मत क्षेत्र है, वहां रहकर प्रचार किया। इसमें मुझे कोई नई बात भी नहीं लगती है और इसमें कोई इस तरह की बात भी नहीं लगती है जो प्रधानमंत्री जी ने नहीं करनी चाहिए। रैली में हजारों लोग थे, रोड शो में हजारों लोग थे, आपके रोड शो में भी और मोदी जी के रैली में भी, रोड शो में भी हजारों लोग थे। क्या ये सब वाराणसी के लोग थे जो आए थे या फिर बाहर से लोग लाए गए थे? क्योंकि काफी सारे मीडिया चैनल ने कहा कि लोगों को बसों में लाया जा रहा था। हालांकि हर एक पार्टी में ऐसे होता है कि बाहर से आते हैं, लेकिन वाराणसी में क्यों? सिर्फ मीडिया ने कहा नहीं, पार्किंग की जगह पे बस ढूंढने भी गए मगर ढूंढ नहीं पाए। अगर ढूंढ लिए होते तो जरूर नंबर प्लेट के साथ दिखा देते। एक और बात उन्होंने प्रधानमंत्री के वहां रहने से ऐसे लग रहा था कि पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पे भी आई हुई थी। सब स्टार कैंपेनर्स की जरूरत थी क्या? इतना प्रेस्टिजियस कैंपेन था वहां पे कि जीतना बहुत ही अत्यंत जरूरी था। देखिए, हमारे लिए हर चुनाव प्रेस्टिजियस होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता है। हमारी विचारधारा, हमारी सरकार के काम और मेनली हमारी आइडियोलॉजी, जिसको हम हिंदी में विचारधारा कहते हैं, उसको घर घर तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। चुनाव हमारे लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव होता है। हर मतदाता को संपर्क करना हम समझते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का पवित्र दायित्व है और हर राजनीतिक दल ने उसको निभाना चाहिए। और काशी में ये जो गिना रहे इतने मंत्री है ये वो एयरपोर्ट पर किसका कौन लैंड हुआ और इसके हिसाब से गिना रहे। सारे मंत्री काशी में नहीं थे, मगर भदोही जाना है तो काशी उतरना पड़ता है, मिर्जापुर जाना है तो काशी उतरना पड़ता है, जौनपुर जाना है तो काशी उतरना पड़ता है। ये सारे मिनिस्टर आए जो 40 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ काशी की सीट पर प्रचार नहीं कर रहे। और मैं भी काशी रहा तो क्योंकि काशी क्षेत्र सेंटर है, काशी क्षेत्र का काशी सेंटर है अंतिम चरण का। तो जब गोरक्ष और काशी में चुनाव होता है तो सारे नेता स्वाभाविक रूप से काशी में कैंप करते हैं। ये 90 सीटों का जो प्रचार चला वो काशी सेंटर से चला, मगर उसने मीडिया को एक गलत तरीके से इंटरप्रेट कर या तो ना समझकर या तो सोच समझकर ऐसा दिखाया। 2014 में आपको एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था कि शायद बीजेपी को भी इतना विश्वास नहीं था कि इतनी सीट जीत जाते। तो क्या यूपी में इस बार जो स्टेट इलेक्शंस है उसमें भी ऐसे ही आपने स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जिस तरह आपने 2014 में किया था? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति कोई व्यक्ति नहीं बनाता, भारतीय जनता पार्टी की एक टीम बनाती है। मीडिया किसी पर लेबल लगाने का प्रयास करता है, मैं ऐसी बातों के पक्ष में नहीं, मगर मैं मानता हूं कि 2014 से बड़ी लहर 2017 में उत्तर प्रदेश में मैंने जानी है, देखी है और इसका अनुभव किया। एक साइंटिफिक प्लानिंग था कि फिर आप हर क्षेत्र में आपने लोगों को लगाया हुआ था फीडबैक लेने के लिए? और क्या मैसेजिंग में कोई फर्क था जो आपने 2014 की मैसेजिंग और 2017 के मैसेजिंग में? आइडियोलॉजी वही, बात भी वही, लेकिन क्या बोलने का अंदाज, ढंग सब अलग था? मैं नहीं मानता कोई ज्यादा अलग होगा। समय बदलता है तो मुद्दे भी बदलते हैं, समय के साथ साथ मुद्दों की रिलेवेंसी चेंज होती रहती है। तो जो समय के कारण मुद्दों की रिलेवेंसी चेंज हुई होगी इतना ही है, बाकी भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर चलती है। मैं आपको बता देता हूं, 2017 के चुनाव के बाद इस देश में परिवारवाद की राजनीति का मृत्युघंट बज जाएगा, जाति की राजनीति का मृत्युघंट बच जाएगा और देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत होगी। आपने सबका साथ सबका विकास कहा, आपने आइडियोलॉजी की जिक्र की, लेकिन जब चुनाव खत्म होने को आ रहा था फिर वही बात फिर से उठ रही। आपने तो कसब की बात भी कह दी और मायावती ने कहा खुद आप कसब है। क्या ये सब तीखे अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत थी? क्या ये आप उनके बारे में, वो आपके बारे में ऐसे विचार रखते हैं या सिर्फ चुनाव की गहमा गहमी थी? देखिए, तीखे अल्फाज रखना कोई बुरी बात नहीं है और मैंने कसाब कहकर कौन सा सेक्युलरिज्म का पेड़ को उखाड़ दिया है? आप मुझे समझाइए ना, इसमें नॉन सेक्युलर बात क्या है? नॉन सेक्युलर बात क्या है? ही वॉज टेररिस्ट, इसके रिलीजन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं सब लोग? नहीं, पर
इस्तेमाल करना, सब जानते हैं कि कसब कौन था, ही वॉज अ टेररिस्ट। लेकिन आप जब उसको इलेक्शन में घसीट रहे थे और फिर उन्होंने भी, मायावती ने भी कहा इसके बारे में, तो वो एक रिलीजियस एंगल आ जाता है। मैंने किसी के व्यक्ति के बारे में पर्सनल बात नहीं की। आप मायावती के बारे में अबाउट हर यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जितना मोदी जी ने कहा है या फिर आपके बाकी कोलीग्स ने कहा है? ये क्या सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई थी, व्यक्तिगत? देखिए, आप बच कर सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप कब्रिस्तान के लिए पूछना चाहती है तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। मुझे एक बात बताइए स्मिता जी, कि कब्रिस्तान में ज्यादा पैसा देना और स्मशान के लिए कम पैसा देना वो गलत है, या इस बात को जनता के सामने रखना गलत है? स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो किया है उसको हमने जनता के सामने रखा है। अगर हम बोलना इतना बड़ा गुनाह है तो करना कितना बड़ा गुनाह है? मीडिया क्यों उस बात को नहीं उठाता है? यूपी में अनुपात है 80-20 का, ठीक है, और स्मशान के लिए दिए गए 600 करोड़ रुपया, ये भी हो अल्लाह होने के बाद। पहले 2 साल तो कुछ नहीं दिया गया, और कब्रिस्तान के लिए दिए गए 1200 करोड़ रुपया। ये कहाँ की न्यायिक बात है? और अगर इसको कोई उठाता है तो इतना बुरा क्यों लगना चाहिए? ये इलेक्शन के दौरान ही उठाना जरूरी? पहले भी हमारे विधायकों ने 3 दिन असेंबली नहीं चलनी, ये 600 करोड़ मिला है वो बाद में ही मिला है। मगर जो अन्याय हुआ है किसी भी वर्ग के साथ, उसको इलेक्शन के दौरान उठाया नहीं जा सकता क्या? तो अगर आपकी सरकार बनती है तो ये शमशान और कब्रिस्तान को लेकर आप क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं। सरकार के नॉर्म्स बने बनाए हैं। वोट बैंक की राजनीति न करे तो सरकार ठीक ही चलती है, और हम कोई पहली सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। इस देश में 10 सरकारें हमारी चल रही है, 14 सरकारों में हम हिस्सेदार हैं, 4 सरकारों में हिस्सेदार हैं। कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया पार्शियलिटी का, न अपीसमेंट का कंप्लेन आया। हमने संवैधानिक तरीके से 4 कॉर्नर्स के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के सरकारें चलाकर दिखाई है, और अच्छी चलाकर दिखाई है।